हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। और आज हम वही सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। और हमने पढ़ लिया था राजा राणा महाराणा लाखा के बारे में। और महाराणा लाखा के बारे में हमने जब पढ़ा तो हमें पता चला कि उसके ही जो सेनापति हैं वो उसको क्या कर देते हैं, मौत की घाट उतार देते हैं। और उस समय होता क्या है, जो राजा है कौन, लाखा, और लाखा का बेटा था चुंडा। और मोकल की शादी हो जाती है, सॉरी, लाखा की शादी हो जाती है हंसाबाई से, और उनसे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है मोकल। क्या नाम है? मोकल। और जब पता चलता है, क्योंकि आपको पता है जैसे सलूम्बर वालों को सारे राइट दे दिए थे, और सारे राइट देने के कारण जो भी बात होती, क्योंकि संरक्षक कौन बन गया मोकल का, मोकल छोटा था, मोकल का संरक्षक कौन बन गया, अब बन गया चुंडा। अब चुंडा है, जब पूरा राज का चुंडा देता था भाई, उसको तो गद्दी दे रखी थी नाम नाम मात्र की। ये बात हंसाबाई को हजम नहीं हुई कि यार देखा जाए तो एक्चुअल में राज तो चुंडा ही कर रहा है, और राज चुंडा कर रहा है तो फिर हमारे बेटे मोकल का तो कोई योगदान ही नहीं है। तो एक दो बातें क्या होती है, ऐसे गुस्से गुस्से में किसको बोल देती है, चुंडा को बोल देती है। तो चुंडा ने बोला यार मैंने कितना बड़ा राज्य छोड़ा था जिसके लिए, और आज वो ही मतलब मेरे को ये बातें सुना रही है कि, तो वो क्या हो जाता है नाराज होके। और मालवा का एक राजा है, और मालवा के राजा होशंग शाह के क्या दरबार में वो चला जाता है। तो हम देखते हैं, एक लाइन लिखते हैं कि जो चुंडा है, जो महाराणा जो चुंडा है वो कहां चला जाता है, वो मालवा चला जाता है। और मालवा में कहा जाता है, तो मालवा में वो जाता है होशंग राजा के, होशंग शाह, सॉरी, होशंग शाह राजा के पास चला जाता है। और उसके दरबार में क्या करता है, वो काम करता है। वो उसने बोला यार काम ही यही कर रहे हैं, काम ही वहां कर रहे हैं, वहां इज्जत तो होगी साली, कि मेवाड़ का कोई उत्तराधिकारी सलूम्बर का कोई सामंत आया है, वहां इज्जत तो होगी, ऊंची पोस्ट तो मिलेगी कम से कम। तो चुंडा नाराज होकर कहां चला जाता है, मालवा चला जाता है। तो अब अगला राजा कौन बनेगा आपको पता ही है, अगला राजा बनेगा वो बनेगा मोकल, राणा मोकल। और अगर इसकी बात करें तो मोकल का जो संरक्षक था, संरक्षक था वो कौन था, आपका चुंडा। और बाद में संरक्षक कौन बनता है वो आगे हम बात करेंगे। अब देखो होता क्या है, मोकल चला जाता है इसको बीच में ही छोड़ के, कहां पे, मालवा। अब मालवा जाने के बाद में ये पता चलता है कि, अच्छा याद किसकी है, अब देखो माँ, इसका माता का नाम क्या हो गया, हंसाबाई। और ये हंसाबाई का आपको पता है एक भाई था, और वो भाई कौन था, रणमल। और ये रणमन को याद करती है कि भैया आप आओ, और आप आके और किसको, मोकल की थोड़ी देख रेख करो, हमारा जो राज्य है वो कमजोर पड़ रहा है। तो रणमल आता है और क्या करता है, इसकी सहायता करता है। किसकी सहायता करता है बेटा, हंसाबाई की सहायता करता है। किसकी जान बचाता है, तो बचाता है किसकी, तो मोकल की सहायता के लिए कौन आता है, रणमल आता है। समझ में आई मेरी बात, अरे आई कि नहीं आई, किसका भाई था, हंसाबाई का भाई था। अरे समझ में आई। अब देखो होता क्या है, मोकल के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसके निर्माण कार्य के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, इसके निर्माण कार्य के बारे में पढ़ते हैं। इसने निर्माण कार्य क्या क्या करवाए। तो आपके जो एकलिंग जी के जो एकलिंग जी की जो क्या है मंदिर है, एकलिंग जी महादेव का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था, किसने करवाया था भाई, अलर्ट ने। और एकलिंग जी के निर्माण के उस टाइम क्या नहीं थी, चार दीवारी नहीं थी, तो चार दीवारी का काम किसने करवाया, मोकल ने करवाया। तो आप याद रख लेंगे मोकल ने क्या करवाया, मोकल ने एकलिंग मंदिर की, एकलिंग मंदिर के चारों तरफ क्या करवाई, चार दीवारी। एक मंदिर पड़ता है चित्तौड़ में, समिधेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, समिधेश्वर महादेव मंदिर। उसका क्या करवाता है,
पुनर्निर्माण करवाता है। अब इस समिधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले ये देखो, मोकल ने क्या करवाया, एकलिंग जी के मंदिर की चारदीवारी का निर्माण करवाया, और समिधेश्वर महादेव मंदिर जो चित्तौड़ में है उसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक इसका भाई था बागजी, और बागजी की याद के अंदर क्या होता है, बाघेला नाम की क्या बनाता है, तालाब का निर्माण करवाता है। तो बाघेला तालाब का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। किसकी याद में, भाई बाघ सिंह की याद में, अपने भाई बाघ सिंह की याद में क्या करवाता है। समझ में आई क्या बात, अरे आई क्या, चलो ये निर्माण कार्य मुख्य मुख्य थे, और आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब इस समिधेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, आपके आर्ट कल्चर में भी लगता है और यहाँ पे भी लगता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी अलग से ले लेते हैं कि ये समिधेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया। चलिए, चलो अगला हमारा टॉपिक क्या डालोगे, समिधेश्वर महादेव मंदिर। ये इसमें नोट डाल के लिख लेना बेटा, समिधेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है, चित्तौड़। देखो, समिधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण आपने जब स्टार्ट किया था हमने गुहिल राजवंश, तो हमने एक राजा पढ़े थे, और उस राजा के अंदर हमने एक प्रशस्ति पढ़ी थी, और उस प्रशस्ति का नाम था आठपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, अल्लट की माता का नाम और अल्लट की पत्नी का नाम मिलता है आठपुर प्रशस्ति। और आठपुर प्रशस्ति किस राजा के समय की है, 977 ईस्वी की है, और किस राजा की है, शक्ति कुमार की। किसकी है बेटा, इन्हीं गुहिलों में एक राजा हुआ था शक्ति कुमार। कौन राजा हुआ था, शक्ति कुमार, और शक्ति कुमार के ही समय की क्या थी, प्रशस्ति थी। और शक्ति कुमार राजा के टाइम पे एक राजवंश चला करता था, और उस राजवंश मालवा के अंदर एक राजवंश चला करता था, और उस राजवंश का नाम था परमार वंश। कौन सा, इस शक्ति कुमार के समय युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर परमार वंश, और परमार वंश कहां का था, ये मालवा का, और इसका एक राजा हुआ था जिसका नाम है मुंज। मुंज परमार क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और अटैक करके किसको जीत लेता है, मेवाड़ पर क्या कर लेता है, कब्जा। ठीक है, मेवाड़ पर क्या कर लेता है, और इन्हीं का एक वंशज होता है राजा भोज, भोज परमार। और भोज परमार अपने आप को क्या मानता था बेटा, क्या मानता था, साक्षात भगवान मानता था कि अपुनिच भगवान है। अपुनिच क्या है, भगवान। और इसने एक उपाधि ले ली अपने आप ही, दूसरा तो देवाड़ा कौन था, इसने बताया कि त्रिभुवन नारायण, क्या उपाधि ले ली इसने, त्रिभुवन नारायण। तो इस भोज परमार ने अपनी उपाधि के नाम पे ही एक मंदिर का निर्माण करवाता है, और उस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का क्या नाम है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। कहां पे करवाता है, चित्तौड़ में। और उसके बाद में कालांतर में इसका नाम चेंज होकर क्या बन जाता है, समिधेश्वर महादेव मंदिर। समझ में आई मेरी बात, समझ में आएगी बेटा। चलो, होता क्या है, आठपुर प्रशस्ति के समय हमने देखा था कि एक राजा हुआ था शक्ति कुमार, जो एक आठपुर प्रशस्ति लगवाता है 977 के अंदर। अब उसके समय में क्या होता है, परमार वंश का एक राजा होता है, मालवा के परमार वंश का एक राजा होता है, और उस परमार वंश के राजा का ही नाम क्या था, मुंज परमार। और मुंज परमार मेवाड़ पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है। मेवाड़ पे क्या कर लेता है, वो अधिकार कर लेता है, और मेवाड़ पर अधिकार करते करते वहां पे कौन सा वंश आ जाता है, परमार वंश। अब होता क्या, कालांतर में ही मुंज के परिवार के अंदर एक राजा होता है भोज परमार। भोज परमार एक मंदिर का निर्माण करवाता है, क्या नाम है उसका, त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब ये त्रिभुवन नारायण मंदिर क्यों हुआ, क्योंकि उसने क्या ले रखी थी, इसकी उपाधि ले रखी थी कि अपुनिच क्या है, भगवान है। अपुनिच क्या है, भगवान। तो अपनी ही क्या हो गई, उपाधि के नाम पे क्या बनवा देता है, एक मंदिर का निर्माण करवा देता है, जिसका नाम क्या पड़ गया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। कालांतर में इसका नाम चेंज करके हमने क्या बना दिया, समिधेश्वर महादेव
मंदिर, समिधेश्वर महादेव मंदिर इंपोर्टेंट मंदिर है बेटा, याद रख लेना। कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। इसको इंपोर्टेंट लगा दो। आर्ट कल्चर के अंदर ये पढ़ोगे, जब क्या पढ़ोगे, मंदिर और दुर्ग और किले पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। फटाफट इसको नोट करेंगे। हाँ, चलो भाई। आप बोलो कि सर इसने कोई बाटे बूटे भी लिखवाए हैं क्या? बोले बाटे बूटे भी लिखवाए हैं सर। कहाँ पे लिखवाए हैं? तो एक चित्तौड़ के अंदर एक जगह पड़ती है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। कौन सा आश्रम? और वहां पे एक अभिलेख लिखवाता है उसी आश्रम के ऊपर, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। 1400 कब लिखवाता है बेटा? 1428 में। कब लिखवाता है? 1428 में। अच्छा, मैंने इसका शासन काल नहीं बताया। इसका शासन काल लिखो 1421 से लेके 1433। ठीक है। तो 1400 अभिलेख लिखवाता है, इंस्क्रिप्शन लिखवाता है, और उस अभिलेख का नाम है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। चौदह सौ 28 कौन लिखवाता है? मोकल। और मोकल लिखवाता है कि उसमें उसकी पत्नी गौरांबिका का क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। और वो क्या मिलता है कि श्रृंगी ऋषि के जो आश्रम था, उसी आश्रम के पास में एक तो अभिलेख लिखवाता है, और उसी के पास में एक बावड़ी बनाता है। और उस बावड़ी पे किसका जिक्र मिलता है? अपनी पत्नी गौरांबिका का क्या मिलता है? गौरांबिका की क्या मिलती है बेटा? जानकारी मिलती है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, और क्या मिलता है सर? और क्या मिलता है? बोले बोले हमीर से लेकर अपने तक की जानकारी लिखवाता है इसमें। राणा हमीर से लेके मोकल तक की जानकारी मिलती है सभी लेख में। इंपोर्टेंट अभिलेख है, एक ही इंपोर्टेंट याद रखेंगे आप इसमें। ठीक है, हमीर से लेके मोकल तक की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और क्या मिलती है? बोले मेरे पापा थे ना लाखा, उसने 3 जगह पे हिंदू हिंदू तीर्थ थे उस टाइम। 3 कौन कौन से? काशी, आपका प्रयाग और गया। काशी, प्रयाग और गया। तो तीर्थ, हिंदू जो तीर्थ हैं, तीर्थ कर माफ कर दिया था इसने। किसने? लाखा ने। और कितनी जगहों पे? 3 जगह पे। कौन कौन सी? गया, काशी और प्रयाग। प्रयाग जो इलाहाबाद हो गया था बाद में, उसको वापस प्रयागराज कर दिया है, वही प्रयाग। तो इसमें लिखा हुआ मिलता है कि जो लाखा थे उसने 3 जगहों के हिंदू तीर्थों के क्या कर दिए थे? कर माफ कर दिए। जो टैक्स लगता था वो टैक्स क्या कर दिया? अब माफ कर दिया है। समझ में आई? तो एक अभिलेख लिखवाता है राणा मोखल। कौन सा? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। कहां पे है? चित्तौड़ में। कहां पे बेटा? और क्या लिखवाता है? 1428 के श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में लिखवाता है कि मेरी जो पत्नी है गौरंबिका, वो अपनी याद में, सॉरी, उसकी क्या मिलती है? उसमें जानकारी मिलती है कि श्रृंगी ऋषि के उसके पास में क्या बनवाती है? तालाब बनवाती है, बावड़ी बनवाती है, उसकी जानकारी मिलती है। अपने पूर्वज हमीर से लेके मोकल तक, यानी खुद तक की क्या लिखवाता है? अपनी जानकारी लिखवाता है। और उसमें लिखवाता है कि जो मेरे पापा लाखा थे उसने 3 हिंदू तीर्थों के क्या कर दिए थे? टैक्स माफ कर दिए थे। वो कौन कौन से थे? वो टैक्स कौन कौन सी जगह थी? गया, काशी और प्रयाग। समझ में आई मेरी बात इतनी? तो ये क्या थे? राणा मोकल के बारे में थे। अब देखो होता क्या है, 1433 के अंदर 1433 के अंदर अहमदाबाद से एक आक्रमण होता है। और अहमदाबाद से आक्रमण होता है तो अहमदाबाद गुजरात से आक्रमण के दौरान मोकल वैसे बहुत खतरनाक आदमी था भाई, और मोकल लगभग युद्ध जीत चुका था। ठीक है। और अहमद शाह बार बार इस पे क्या कर रहा था? अटैक कर रहा था। और अब लिखेंगे इसकी मृत्यु के बारे में। ठीक है। और मृत्यु के बारे में लिखेंगे तो मृत्यु होती है इसकी बेटा 1433 में, और स्थान पड़ता है जीलवाड़ा।
और इसको मृत्यु नहीं बोलेंगे, हम मर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मर्डर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जब अहमद गुजरात के अहमद शाह के साथ युद्ध करने जा रहा था, और अहमद शाह से युद्ध करने जाने के दौरान जीलवाड़ा के अंदर जब वो स्टे लेता है, जीलवाड़ा के अंदर जब स्टे लेता है, तो उसके जो साथी थे, चाचा मेरा, महपा पवार, तीन थे। कौन कौन थे? साथियों ने क्या किया था? विश्वासघात। क्या किया था बेटा? विश्वासघात। कौन कौन थे? चाचा मेरा और महपा पवार। ठीक है, ये तीनों क्या कर लेते हैं? इसके साथ आत्म विश्वासघात कर लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। किसके साथ युद्ध करने जा रहा था ये? अहमद शाह के साथ। अब भाई अहमद शाह के साथ युद्ध करता करता ये तो मारा गया। जब इसकी बात का पता इसकी पत्नी को चलता है, इसकी बात का पता इसकी पत्नी को चलता है कि मेरे पति को उसके साथियों ने विश्वासघात से क्या कर दिया था? मार दिया है, विश्वासघात करके मार दिया है। तो हमारी राजस्थान की वो छत्राणियां क्या करती हैं? इसकी पत्नी जिसका नाम था कमलावती, और कमलावती इसके क्या करती है? कमलावती ने क्या किया था? युद्ध किया था। किसके विरुद्ध? अहमद शाह के साथ। किसके साथ? अहमद शाह के साथ। तो समझ में आया राणा मोकल के बारे में। राणा मोकल की मृत्यु होती है वो जीलवाड़ा राजसमंद के अंदर होती है, 1433 के अंदर होती है। किसके साथ युद्ध करने जा रहा था? अहमद शाह के साथ युद्ध करना जा रहा था। और इसके जो साथी थे, चाचा मेरा और महपा पवार, इसने क्या कर लिया? इसके साथ विश्वासघात कर लिया। जब इस बात का पता इसकी पत्नी कमलावती को चलता है, तो पता है कि क्या बोलती है? वो बोलती है कि मेवाड़ की इज्जत क्या है? दांव पे है, अब मैं लड़ने जाऊंगी। तो ये कमलावती अहमद शाह के साथ युद्ध करने जाती है। समझ में आई बात? अरे समझ में आ गई क्या? 1433 के बाद में राणा मोकल का एक बेटा होता है, और इसकी पत्नी थी राणा मोकल की एक और, जिसका नाम था सौभाग्यवती पंवार। कौन थी? सौभाग्यवती पंवार। उससे पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम है महाराणा कुंभा। उस पुत्र की क्या होती है? प्राप्ति होती है, और उसका क्या नाम है? महाराणा कुंभा। अगला राजा कौन हो गया? वो गद्दी पे बैठेगा महाराणा कुंभा। ठीक है, कौन बैठेगा? महाराणा कुंभा बैठेगा। 1433 से लेकर 1468 तक क्या करता है? राज करता है। 1433 में वो खत्म हो गए, और 1468 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? लगभग 35 वर्ष क्या करता है? शासन करता है। अच्छा, ये राजा इंपोर्टेंट है, इसलिए इसके माता पिता का भी नाम देख लेता है। कोई सीटी वीटी में पूछ लेगा आपसे, तो इसके पिता का नाम तो आपको पता ही होगा, मोकल। माता का नाम हो गया सौभाग्यवती, सौभाग्यवती पंवार। ठीक है, अभी का जो संरक्षक है, अब आपको पता है हंसाबाई थी। हंसाबाई को जब पता चलता है कि ये मालवा वाले और गुजरात वाले दोनों दुश्मन बन गए अपने, तो जो वो बार बार अटैक कर रहे हैं, तो बोले कि ये तो महाराणा कुंभा को भी सल्टा देंगे, मोकल को सल्टाए वैसे महाराणा कुंभा को भी सल्टा देंगे। कौन? यही मेरा चाचा पुंजा, महपा पंवार। तो उसने दिमाग लगाया कि भाई हमारी हेल्प किसने की थी? रणमल ने की थी। दोबारा क्यों ना रणमल को ही बुलाया जाए। तो रणमल को वापस क्या भेजा गया? लेटर भेजा गया, और रणमल आता है और इसकी क्या करता है बेटा? रक्षा करता है। और महपा पंवार, पूंजा और इनको क्या कर देता है? वो मार देता है। किसको मार देता है? रणमल। महपा पंवार, अपना ये जो चाचा और मेरा है, इनको क्या कर देता है? ये मार देता है। तब वापस जा रहा था, तब हंसा भाई ने बोला कि भैया आप बार बार आते हो, बार बार जाते हो, कुंभा क्या है, अभी छोटा है, और आप ऐसे जाते हो और आते हो, तो क्या हमारे तो क्या रहता है? डर ही रहता है भाई, क्या पता इतना बड़ा राज्य में संभाल पाऊं या ना पाऊं। तो बोले बात तो सही है तेरी, तो बात तो सही। तो बोले बेटा यहीं रुक जा, सॉरी भाई यहीं रुक जा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, यहीं रुक जाते हैं। अब जो ये जो रणमल था ना, ये रणमल, जब आप राठौड़ वंश पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपके काम में आएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश में भी आपको समझ में आएगा कि रणमल एकदम क्या था? एकदम डाकी, डील का डाकी टाइप आदमी था भाई। एकदम डील का डाकी टाइप आदमी था। या मान लो थे कि रोटी जब रोटी खाता हो ना, तो गिन तो को नहीं चिन्ह तो हो। समझ में आएगी? दो चार आदमी तो कांख में देर मार दे, तो अब तो खतरनाक आदमी हो रणमल। अब एक हुआ क्या, रणमल ने बस एक ही कमी थी इसमें, ये क्या था? लव अफेयर के चक्कर में था भाई। ठीक है, भारमली इसकी क्या थी? गर्लफ्रेंड थी। कौन थी? भारमली इसकी गर्लफ्रेंड थी। इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कौन थी? भारमली थी।
और भारमली हुई थी कौन, इसकी दासी, दासी के साथ लव अफेयर चलाता है, ठीक है, कौन, रणमल। हाँ, तो भारमली के पूरे दिन मुंह में क्या रहता था, चू रहता था। भारमली न्यू कह दियो ना कि यूं आगे कौन जानो तो कौन नहीं जानो, तो खतरनाक आदमी हो भारमली के लिए। और भारमली ने प्यार के जाल में को पसाड़ी राख दी, दासी ही फिर भी एकदम रानी की जाए रहती, क्यों कौन रही भाई, राजा तो बड़ तो रानी तो होनी, ठीक है। अब देखो, रणमल था मारवाड़ का और ये था मेवाड़ में। अब होता क्या, धीरे 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 धीरे, कुंभा तो छोटा था, अब चारों तरफ के युद्ध लड़ने लगा कौन, रणमल, भाई इतना खतरनाक आदमी था तो लड़ने लगा। अब हुआ क्या, रणमल धीरे धीरे चारों तरफ इसका क्या होने लगे, चर्चा होने लगी। और चर्चा होने तो आपको सिंपल सी बात है भाई, राज्य कोई भी हो, ठीक है, बिजनेस में देख लो या साम्राज्य में देख लो, आज के बिजनेस के टाइम में भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम ये बिजनेस ही था एक टाइम, एक टाइप का। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया कि रणमल की ख्याति फैलने लगी। तो एक दिन क्या जाता है, सैन कक्ष में जाता है, और सैन कक्ष में जाता है तो भारमली को बुलाता है, बोले डार्लिंग इधर आओ। यस बेबी। बोलती है कि आप, तेरे को एक बात बताऊं मैं, बोले बताओ। बोले तू थोड़े दिन में क्या बनने वाली है, बहुत बड़ी रानी बनने वाली है। बोले मतलब अब भी हूं आपके राज में। बोले ना ना, आप समझे नहीं। बोले बाबू। बोले कैसे नहीं समझे। बोले मैं एक, मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है, आप बताओ उस पर क्या करना चाहिए। बोले क्या प्लान। बोले मैं इस कुंभा को सल्टा दूं क्या, कुंभन सल्टा दूं क्या। बोले और बोले कुंभन सल्टा के मेवाड़ ले लूं, और मेवाड़ ले लो। बोले तू बोले रानी अड़ेगी। भारमल्ली के मन में एक बार तो लड्डू फूटा, लेकिन फिर उसको याद आया कि मैंने मेवाड़ का नमक खाया है, और मेवाड़ का जो असली उम्मीदवार है वो कौन है, कुंभा, और ये ही अगर खतरे में है तो फिर मैं किस चीज की नमक हरामी कर रही हूँ, मैं नमक हरामी कर रही हूँ। तो रणमल को तो उस टाइम कुछ ही नहीं बोला, उसको 2-3 पैक बना के दिए मस्त, और क्या हो गई, उसको सोखने के लिए छोड़ के चली गई। और ये बारमली सीधी जाती है किसके पास, हंसाबाई के पास, और हंसाबाई को बताती है कि मैडम जी, ये जो आपका भाई है ना, ये आपके पोते को सल्टाना चाह रहा है। बोले तेरे दिमाग खराब है क्या, ये तो रक्षा के लिए है। बोले रक्षा के लिए को नहीं है, वो टाटियो मिलन वाला भी वो, थोड़ा सा संभाल के रहियो। हंसा भाई बोले तू दासी है, तेरी औकात मेरे। बोले बोले विद्या की सोगन, बारमली बोली विद्या की सोगन, थारा नोरसा की सोगन आलो हंसा भाई, ओ बार रणमला ना कुमन सल्टाओ वो। और अगर नहीं सल्टा हुआ है, अगर ये की प्लानिंग न हुई, इन निकाल दो टाइम से, अगर यह बात नहीं हुआ है ना, तो मन फांसी पे लटका दियो। कुंभा के सागे सागे मन के कर दियो, अगर कुंभा खत्म हो जाए ना, कुंभा नगरी मार दे, अगर यह बात झूठी निकली तो मन क्या पर लटका दियो, फांसी पर लटका दी। यह बात सुन के हंसाबाई के दिमाग में कोई ना कोई बात तो खटकी कि भाई बारमली इतनी बात गोरू बोल रही है और ये गर्लफ्रेंड है, तो कुछ ना कुछ बात तो है। अब भाई रणमल को निकाले कैसे, रणमल को निकाले कैसे, बेटा एकदम हष्ट पुष्ट आदमी, डाकी टाइप, डील का डाकी टाइप आदमी, एकदम एक 5-4 आदमी को जैसे, तो करे क्या, रणमल को निकाले कैसे। रणमल को निकालने तो हंसाबाई को याद आया कि मेरा एक हुआ करता था उस टाइम, ठीक है, सोतन का बेटा, उसका नाम था चुंडा, और उसको मैंने निकाल दिया। हंसाबाई हैंड टू हैंड क्या खोलती है, व्हाट्सएप खोलती है और ब्लॉक लिस्ट हटाती है किसको, चुंडा को, और मैसेज करती है कि माय डियर सन, आपको वापस आना पड़ेगा। चुंडा एक बार तो सोचता है यार कौन हो आप, रिप्लाई करता है जी कौन। बोले कौन नहीं, तेरी सौतेली माँ कौन बोल रही है, हंसाबाई बोल रही है, आपको वापस आना पड़ेगा। तो बोले पुरानी बातें छोड़ यार, बहुत हो गई, ऐसी होती चलती है, दो बर्तन एक जगह होते तो भिड़ते ही हैं। तो चुंडा भी मान जाता है यार, यहाँ नौकरी कर करके परेशान हो गया मालवाड़ वाले के, यहाँ पे वहां पे अपना राज जब पूरा चलेंगे वापस। चुंडा को वापस बुलाती है हंसाबाई, किसको बुलाती है, चुंडा को वापस बुलाती है, ठीक है। हाँ, तो रणमल क्या करना चाहता था, कुंभा को मार के मेवाड़ छीनना चाहता था। ये बात किसको पता चलती है, भारमली को पता चलती है। भारमली किसको बताती है, हंसाबाई को। हंसाबाई मालवा से किसको बुलाती है, चुंडा को बुलाती है। किसको बुलाती है, चुंडा को बुलाती है। समझ में आई मेरी बात। अब जो वो चुंडा को बुलाती है तो चुंडा आता है, तो चुंडा की भी अकेले की बस में नहीं है ये रणमल, इतना डील कटा के आदमी। तो उसने प्लान बनाया, भारमली को भेजा। किसको भेजा, भारमली को भेजा। और भारमली को किसके सैन कक्ष में भेजा, रणमल के सैन कक्ष में भेजा। बोले ऐसे तो ये डाकी टाइप आदमी है, ये क्या नहीं आएगा, बस में नहीं आएगा, इसको क्या करो, अच्छे से शराब पिलाओ। और इसको अच्छे से भारमली क्या बनाती है, पेक पे पेक, पटियाला पे पटियाला बना के देती है, किसको, रणमल को। और ये गाना गाता है, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, गाता हुआ क्या कर लेता है, एकदम फुल टल्ली हो जाता है, और वहीं पे क्या कर जाता है, चारपाई पे गिर जाता है। फिर भी
फिर भी डर लगता है सबको, बेहोश होकर पड़ जाता है एकदम। लेकिन फिर भी चुंडा और उनके साथियों को डर लगता है कि ये डाकी आदमी है, ये नशे के अंदर भी क्या कर लेगा, एक दो को तो मार ही देगा, है ना। मतलब ऐसे हाथ भी कर दिया ना तो मर ही जाएगा एक आदमी आदमी। तो क्या करते हैं, उस चारपाई की क्या बांध देते हैं, रस्सियों से बांध देते हैं इसको। चारपाई भी किससे मार देते हैं, रस्सियों से मार देते हैं। और चारों तरफ सैनिक ही सैनिक है, और भारमली की सहायता से चुंडा क्या किसको मार देता है, रणमल को मार देता है। और कहते हैं कि जब उसको तलवारें वगैरह लगती हैं तब दर्द होता है, तब वो खड़ा होता है और क्या करता है, उस चारपाई समेत ही क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और एक दो सैनिकों को तो मार भी देता फिर भी, लेकिन फिर भी वो 15-20 आदमी थे उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसी बातें आती है। तो भारमली की सहायता से किसको मार देते हैं, हाँ तो वही बात है। भारमली क्या थी इसकी क्या थी, प्रेमिका थी। लेकिन प्रेमिका ने इसके साथ क्या कर लिया, धोखा कर लिया। क्योंकि ये किसके साथ धोखा करना चाहता था, महाराणा कुंभा के साथ। तो भारमली इसकी प्रेमिका अपना होते हुए भी इसके साथ क्या कर लेते हैं। तो एक शायरी आती है ना, किसी को इश्क की अच्छाई मार देती है, किसी को इश्क की गहराई मार देती है, कोई नहीं बचा है इश्क की बीमारी से, जो कोई बचा है उसको इश्क की तन्हाई मार देती है। तो रणमल के साथ इसकी क्या करती है, बेवफाई करती है। और भारमली किसको मरा देती है, रणमल को। अब देखो, अब जब कुंभा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, और बड़ा होते ही क्या होता है, रणमल को मार देता है। तो रणमल के जो भाई पूरा पूरा परिवार ही आ चुका था उस टाइम, ठीक है भाई। जो गंगा क्या है अपना, जोधा सिंह है, सारे राठौड़ वाले पूरे आ चुके थे इधर, पूरा मेवाड़ में बसेरा बसा लिया था उन्होंने। तो जब रणमल की मरने की बात पता चलती है उनको सबको, तो वो वापस भागने लग जाते हैं। और चुंडा उनको भयंकर तरीके से भगाता है, चप्पले हाथ में लेके भागते हैं ये लोग। कौन, जोधपुर वाले, कहां पे, मेवाड़ की तरफ। तो चुंडा का क्या करता है, पीछा करता है। जब पाली आगे क्रॉस कर जाते हैं तब पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो आ तो नहीं रहा है। चुंडा भी जाने दो सालों को, ठीक है। तो उस टाइम में थोड़े दिन बाद में क्या होता है, हंसाबाई से वापस रिक्वेस्ट करते हैं जोधा वाले। जोधा सिंह आता है वापस हंसाबाई के पास में, जोधपुर वाले। तो वो बोलते हैं कि देखो बात ही है भाई, ओ तो दुश्मनी करी, तो मर भी को मारो की बात की दुश्मनी काट होते, मारो मारवाड़ मारको ने छीन लियो थे। तो मन कम सु कम मेवाड़ तो दो ना, तो मन कौन सा है मेवाड़, चुंडा बोले दो के मेवाड़ सुधान, बोले मेवाड़ दो ना दो, मन मारवाड़ तो दो मारो। तब हंसाबाई क्या करती है, इन दोनों के बीच में क्या करवाती है, संधि करवाती है। हंसाबाई क्या करवाती है बेटा, संधि करवाती है। और ये संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, उसको रट लेना। और उस संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि, आवड़ बावड़ की संधि। और ये आवड़ बावड़ की संधि कौन करवाती है, 1457 ईस्वी के अंदर, सॉरी 1453 ईस्वी के अंदर क्या करवाती है, संधि करवाती है। 1453 में क्या होती है, ये संधि होती है। आवड़ का मतलब होता है आंवला, और बावड़ का मतलब होता है बबूल। तो बोले ऐसे कैसे दिया जाए, बोले मारवाड़ वालों को मारवाड़ दे दो, मेवाड़ वालों को मेवाड़ दे दो। बोले ऐसे कैसे पता चला है, तो आपको पता है कि मेवाड़ वाले क्षेत्र में बोले आंवला के पेड़ ज्यादा है। तो जहां जहां आंवला के पेड़ है वहां वहां तक क्या है, मेवाड़ है। वहां तक क्या है, मेवाड़ है। और जहां जहां बबूल है वहां वहां क्या है, जहां से बबूल के पेड़ स्टार्ट हो जाते हैं वहां से क्या स्टार्ट हो गया, मारवाड़। और ये सीमा बनती है, वो कहां बनती है, सोजत पाली में। कहां बनती है, सोजत पाली में। तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो संधि हुई प्रसिद्ध, वो कौन सी हुई है, आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी हुई है, आवड़ बावड़ की संधि। किन किन के बीच में हुई है, तो उस टाइम तो उधर तो कौन था, महाराणा कुंभा, और इधर कौन था, महाराणा जोधा, सॉरी राव जोधा। और मध्यस्थता किसकी होती है, हंसाबाई की। समझ में आई बात मेरी। तो आवड़ बावड़ की जो संधि होती है वो राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में होती है। कौन सी, किसकी मध्यस्थता में होती है, हंसाबाई की मध्यस्थता में होती है। कब होती है, 1453 ईस्वी में होती है। और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, मारवाड़ मेवाड़ संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ में आई क्या बात। और बोले जब इसने संधि ही कर ली तो बोले अब क्या करेंगे, थोड़े वैवाहिक संबंध भी क्या कर ले। अरे बोले ब्याही जी भी बन जाओ। तो ब्याही जी बनने के लिए क्या चाहिए, बोलो ब्याही जी बनने के लिए चाहिए, बोले जोधा, बोले बोले मैं छोटा, हाँ तो बोले हमारी छोरी दे देशा था। तो राव जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर और राणा कुंभा का जो पोता है रायमल, उसकी क्या हो जाती है, शादी करवा देते हैं।
ठीक है, बोले दोस्ती को किस में बदल देते हैं, रिश्तेदारी में। समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या? और जब दो वैवाहिक संबंध जुड़ जाते हैं आपस में, तो ऐसा माना जाता था कि अब क्या हो गए, संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, अभी क्या होगी, ये पूरी होगी संधि। समझ में आएगी बात? और समझ में आ गई क्या? चलो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर महाराणा कुंभा की और राजनीतिक क्या पढ़ेंगे, हम जो उपलब्धियां हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में महाराणा सांगा कुंभा की क्या पढ़ेंगे, सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए हम 2 क्लासों में पढ़ेंगे इसको, और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक की ये क्लास है, इसको आप क्या करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक तो ठोक के जाना ही है, सब्सक्राइब तो करना ही है। पता ही नहीं चलेगा कब आपका क्या हो गया, इतिहास कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।